कभी सोचा है जिंदगी का असली मकसद क्या सिर्फ खुश रहना है? क्या हो अगर प्राचीन भारत में कोई ऐसा दर्शन था जो कहता था भाई बस जियो, मजे करो और कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल किसने देखा है? हाँ बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चौंकाने वाले और अक्सर गलत समझे जाने वाले दर्शन के, चारवाक दर्शन। चारवाक, हाँ। इसे लोकायत भी कहते हैं। ये प्राचीन भारत का वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसने परंपराओं को, वेदों की सत्ता को सीधी चुनौती दी। अच्छा। भगवान, आत्मा, स्वर्ग, नरक, इन सब पर सवाल उठाया और कहा भाई सच सिर्फ वही है जो आंखों से दिखे, जिसे महसूस कर सको। एकदम खरा भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म। और हमारी आज की ये बातचीत कुछ लेखों और रिसर्च पर आधारित है। इनमें चारवाक का इतिहास, उनके मुख्य विचार, आज के ज़माने में वो कितने रेलेवेंट हैं, और हाँ, आचार्य रजनीश यानी ओशो ने चारवाक को किस नज़रिए से देखा, ये सब शामिल है। हाँ, और हमारा मकसद है इस थोड़े बोल्ड और विद्रोही दर्शन को आसान भाषा में समझना और ये देखना कि हजारों साल बाद भी आज की दुनिया में, भारत में और बाहर भी, ये क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चारवाक या लोकायत थे कौन? कहाँ से आए ये विचार? मतलब कोई एक व्यक्ति था या? देखिए, चारवाक दर्शन भारत के नास्तिक या हेटेरोडॉक्स दर्शनों में गिना जाता है। नास्तिक मतलब वो जिन्होंने वेदों को परम प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। जहां तक बात है कि इसके असली संस्थापक कौन थे, तो ये थोड़ा रहस्य जैसा है। अच्छा। एक नाम जो बार बार आता है वो है बृहस्पति। कुछ मानते हैं कि शायद देवताओं के गुरु बृहस्पति ने ही असुरों को गुमराह करने के लिए दर्शन रचा। ओहो। या शायद कोई और ऋषि बृहस्पति थे जिन्होंने बारस्पति सूत्र लिखे। ओहो। पर पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि चारवाक के जो मूल ग्रंथ है ना, वो आज मिलते नहीं हैं। हाँ। हमें उनके बारे में ज्यादातर जानकारी उनके आलोचकों के ग्रंथों से मिलती है। अच्छा, तो मतलब दूसरों ने उनके बारे में लिखा, उन्हीं से पता चलता है। हाँ, ज्यादातर वही सोर्स है। ठीक है, तो इनके विचार क्या थे? आपने कहा भौतिकवाद, मटीरियलिज्म, इसका क्या मतलब है? थोड़ा और समझाएंगे? इसका सीधा मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ पदार्थ यानी मैटर से बना है। ओके। असलियत सिर्फ वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं। भगवान, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पिछला जन्म, अगला जन्म, कर्म का फल, मोक्ष, ये सब चीजें क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं, महसूस नहीं होती हैं। हाँ। इसलिए चारवाक के अनुसार ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, मन का वहम है। दिलचस्प। तो फिर दुनिया कैसे बनी अगर भगवान नहीं है तो? चारवाक के हिसाब से दुनिया सिर्फ 4 मूल तत्वों यानी एलिमेंट से बनी है। पृथ्वी मतलब मिट्टी, जल यानी पानी, अग्नि यानी आग और वायु यानी हवा। बस 4? बस यही 4। 5वां तत्व आकाश यानी ईथर या स्पेस, जिसे बाकी भारतीय दर्शन मानते हैं, हाँ, उसे चारवाक नहीं मानते। आकाश को क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि आकाश को सीधे तौर पर परसीव नहीं किया जा सकता है ना, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। वो मानते थे कि दुनिया इन्हीं 4 तत्वों के अलग अलग तरह से मिलने से अपने आप बनी है। अपने आप? हाँ, इसके लिए किसी भगवान या क्रिएटर की जरूरत नहीं। ये चीजों का अपना स्वभाव है, उनकी इनहेरेंट नेचर है कि वो आपस में मिलती हैं और नई चीजें बनाती हैं। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, हाँ। आग का स्वभाव है जलाना और ऊपर उठना। इसके लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं। ओके, आइए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। अगर सिर्फ वही सच है जो दिखता है, तो ज्ञान यानी नॉलेज पाने का सही तरीका क्या है चारवाक के अनुसार? बहुत अच्छा सवाल है। चारवाक के लिए ज्ञान का सिर्फ और सिर्फ एक ही भरोसेमंद जरिया है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, जो आप सीधे अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, बस वही पक्का ज्ञान है। और बाकी तरीके, जैसे हम अंदाजा लगाते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, या किसी किताब या गुरु की बात मान लेते हैं, शब्द प्रमाण जिसे कहते हैं, चारवाक इन सबको भरोसे लायक नहीं मानते, खासकर जब बात उन चीजों की हो जिन्हें देखा नहीं जा सकता। अनुमान यानी इन्फ्रेंस उनके लिए सबसे ज्यादा शक के दायरे में था। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अनुमान पर भरोसा क्यों नहीं? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, उनका क्लासिक उदाहरण है, पहाड़ी के पीछे धुआं उठ रहा है, इसलिए वहां जरूर आग होगी। हाँ, ये तो लॉजिक लगता है। ज्यादातर दर्शन इसे सही अनुमान मानेंगे, लेकिन चारवाक सवाल उठाते हैं, क्या पता वो धुआं किसी और चीज का हो। अच्छा। हो सकता है बादल हो या कोहरा हो, या किसी ने गीली लकड़ियां जलाई हो जिससे सिर्फ धुआं हो रहा हो, आग ना हो। या शायद वो धूल का गुबार हो। जब तक आप खुद जाकर देख ना लें, तब तक 100% यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वहां आग ही है? सही बात है। अनुमान कभी कभी सही हो सकता है, पर हमेशा नहीं।
इसलिए उसे ज्ञान का पक्का आधार नहीं माना जा सकता। और वेदों या शास्त्रों की बातें उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं मानते होंगे फिर। उन्हें तो वो बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें हैं जिन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता। चारवाक का कहना था कि ये सब बातें स्वार्थी पंडितों और पुरोहितों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गढ़ी हैं। बाप रे, काफी तीखे विचार थे। हाँ बिल्कुल। ये तो ज्ञान की बात हुई, लेकिन एक बड़ा सवाल है, चेतना कहाँ से आती है, कॉन्शियसनेस? अगर आत्मा नहीं है तो हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था उनके सामने। और चारवाक का जवाब बहुत बहुत यूनिक था। क्या? वो कहते थे कि चेतना शरीर से अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि शरीर का ही एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। शरीर का गुण कैसे? जैसे पान सुपारी, कत्था और चूना, इन सबको अलग अलग देखो तो किसी में लाल रंग नहीं होता। हाँ। लेकिन जब इन्हें मिलाते हैं तो लाल रंग पैदा हो जाता है। ये जैसे शराब बनाने वाली अलग अलग चीजों में नशा नहीं होता, पर जब वो एक खास तरीके से मिलती हैं, फॉर्मेंट होती हैं, तो उनमें नशा पैदा करने का गुण आ जाता है। अच्छा, तो जैसे लाल रंग पान के मिश्रण का गुण है या नशा शराब का गुण है, वैसे ही चेतना शरीर के वो जो 4 तत्व बताए थे उनके एक खास अनुपात में मिलने से पैदा होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसे कहते हैं देहात्मवाद, यानी देहे ही आत्मा है। देहात्मवाद? जब तक शरीर है तब तक चेतना है, शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। आत्मा जैसी कोई अमर चीज नहीं है जो शरीर मरने के बाद कहीं और चली जाए। लेकिन इस देह ही आत्मा है वाले विचार की आलोचना भी तो हुई होगी, मतलब सवाल तो उठे होंगे। हाँ, बिल्कुल हुई। आलोचकों ने कई सवाल उठाए, जैसे अगर चेतना शरीर का ही गुण है तो गहरी नींद में या जब इंसान बेहोश होता है तब चेतना कहाँ चली जाती है? शरीर तो रहता है। हाँ, ये तो है। और चेतना हमें सिर्फ खुद महसूस होती है, दूसरों को क्यों नहीं दिखती या महसूस होती? जैसे शरीर के बाकी गुण दिखते हैं, कोई मोटा है, पतला है, रंग कैसा है। और सबसे बड़ा सवाल, सपने में जब शरीर लगभग शांत होता है तब भी मन या चेतना तो बहुत एक्टिव रहती है, वो कैसे? बात तो पते की है। इन सवालों के जवाब क्या दिए चारवाक ने? देखिए, चारवाक के ग्रंथों के अभाव में ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने इनके क्या सटीक जवाब दिए होंगे, पर हाँ, उनके नजरिए से इन सवालों के जवाब देना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। चेतना की इस गुत्थी के अलावा चारवाक ने ईश्वर के अस्तित्व पर भी सीधे सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि दुनिया बनाने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, उनका तर्क था कि ये दुनिया अपने आप तत्वों के स्वाभाविक गुणों यानी स्वभाव और उनके संयोग से बनी और चल रही है, किसी बाहरी क्रिएटर या कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं। वो तो यहाँ तक कहते थे कि ये जो यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड होते हैं, ये सब चालाक ब्राह्मणों ने अपनी आजीविका चलाने और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे दान दक्षिणा ऐंठने के लिए बनाए हैं। अरे बाप रे। वेदों के रचयिता भांड, धूर्त और निशाचर थे। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी मिलता है उनके विरोधियों के लेखों में, जो बताते हैं कि चारवाक क्या कहते थे। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे उस जमाने के हिसाब से। तो फिर अगर भगवान नहीं, आत्मा नहीं, अगला जन्म नहीं, तो जीवन का मकसद क्या है, जीना कैसे चाहिए? मतलब कोई एथिक्स, कोई नैतिकता थी उनकी? हाँ, अब आते हैं सबसे रोचक या कह लें विवादास्पद पहलू पर। हाँ, यही पर चारवाक का मशहूर सूत्र आता है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। हाँ, सुना है ये। हाँ, इसका मतलब क्या है? जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। हाँ, और आगे कि क्योंकि एक बार जब ये शरीर जलकर राख हो गया तो फिर वापस कहाँ आने वाला है। कर्ज लेकर घी पियो, इसे सुनकर तो यही लगता है कि ये लोग बस खाने पीने और मौज मस्ती की बात कर रहे थे, एकदम हीडनिज्म। हाँ, लगता तो यही है, पर इसे अक्सर थोड़ा गलत समझा जाता है। ये अंधाधुंध या लापरवाह हीडनिज्म नहीं था। तो फिर इसे आप रैशनल हीडनिज्म यानी समझदारी भरा सुखवाद कह सकते हैं। रैशनल हीडनिज्म, अच्छा। इसका मतलब था कि जीवन का लक्ष्य दुख से बचना और सुख को पाना है, और क्योंकि यही जीवन सच है, अगला कोई जीवन नहीं है, इसलिए भविष्य के काल्पनिक स्वर्ग के लालच में या नरक के डर से आज के वास्तविक सुखों को छोड़ना बेवकूफी है। और ये घी पियो वाली बात, क्या इसका कोई गहरा मतलब था? सिर्फ घी क्यों? ये भी इंटरेस्टिंग है। कुछ विद्वान मानते हैं कि घी उस जमाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत, ताकत और लंबी उम्र का प्रतीक था। अच्छा, हेल्थ से जुड़ा था। हाँ, तो कर्ज लेकर भी घी पियो का शायद मतलब ये भी रहा हो कि अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखो ताकि तुम जीवन के सुखों का ठीक से आनंद ले सको। ये लॉजिकल लगता है।
ये सिर्फ भोगवाद नहीं बल्कि शायद शारीरिक स्वास्थ्य पर भी जोर था, क्योंकि बीमार शरीर से सुख कैसे भोगोगे। सही बात है। तो उनकी नैतिकता, यानी क्या सही है क्या गलत, ये किस आधार पर तय होती थी? अगर भगवान का डर नहीं, कर्मों के फल का डर नहीं, तो लोग सही रास्ते पर कैसे चलेंगे? कोई नियम थे? उनकी नैतिकता पूरी तरह से व्यवहारिक थी, प्रैक्टिकल, और इसी दुनिया पर आधारित थी। मतलब? कोई काम इसलिए सही या गलत नहीं था कि भगवान ने ऐसा कहा है या वेदों में लिखा है, बल्कि इसलिए कि समाज में उसके क्या नतीजे होते हैं। उदाहरण? जैसे चोरी करना, वो इसलिए गलत है क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है, लोगों को नुकसान होता है, आपसी विश्वास टूटता है। अच्छा। दूसरों की मदद करना इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, समाज ठीक से चलता है। ये पूरी तरह से सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष नैतिकता थी, जो इंसानी जरूरतों और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। यह तो वाकई सोचने वाली बात है, मतलब धर्म से बिल्कुल अलग। इसी संदर्भ में ओशो ने भी चारवाक पर काफी कुछ कहा है, जैसा आपने शुरू में बताया था। उनका क्या नजरिया था? हाँ, ओशो का नजरिया बहुत बहुत अनूठा था। वो चारवाक को खारिज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें भारतीय चिंतन की एक जरूरी और साहसी धारा मानते थे। अच्छा। जहां बुद्ध और महावीर जैसे संत घर परिवार संसार छोड़कर चले गए, ओशो ने कहा कि चारवाक वो थे जिन्होंने कहा भागो मत, जीवन को यहीं इसी दुनिया में पूरी तरह जियो। और चारवाक के सुख, खासकर शारीरिक सुख जैसे काम, सेक्स पर जोर देने के बारे में ओशो क्या कहते थे? उसे कैसे देखते थे वो? ओशो उसे भी गलत नहीं मानते थे। चारवाक एक कथन मिलता है, कामिनी के आलिंगन से बढ़कर कोई सुख नहीं। हाँ। ओशो ने इसे संभोग से समाधि के अपने विचार से जोड़ा। उनका कहना था कि काम यानी सेक्स का जो चरम सुख है वो बहुत क्षणिक होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन उसे अनुभव करके, उसे समझकर ही तुम ध्यान या समाधि के उस परमानंद को समझ सकते हो जो स्थायी होता है। अच्छा, मतलब एक सीढ़ी की तरह। हाँ, वो इसे एक सीढ़ी की तरह देखते थे, पाप या अपराध की तरह नहीं। ओशो के अनुसार चारवाक जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने वाले थे, उससे भागने वाले नहीं। भारत में वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, खजुराहों के मंदिर बने, ये सब जीवन के भौतिक और शारीरिक पहलू को स्वीकार करने वाली परंपरा का हिस्सा हैं, और चारवाक उसी कड़ी में आते हैं। तो कुल मिलाके चारवाक जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से मोक्ष को तो मानते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और अर्थ यानी धन, साधन, और काम यानी सुख, इच्छाएं, इन पर जोर देते थे। हाँ। और धर्म को भी वो सामाजिक व्यवस्था के नजरिए से देखते थे, पारलौकिक नजरिए से नहीं। बिल्कुल सही। उनका पूरा फोकस इसी जीवन पर था, इसी दुनिया पर। तो इन सब का आज क्या मतलब है? हजारों साल पुराने ये विचार आज की दुनिया में 21वीं सदी में कितने रेलेवेंट हैं? क्या इनकी कोई जगह है आज? अरे बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, और कई मायनों में। चलिए कुछ बातों पर गौर करते हैं। हाँ, बताइए। पहला, जिसे हम आज वैज्ञानिक सोच या तर्कसंगत रवैया कहते हैं, रैशनल अप्रोच। चारवाक का हर बात के लिए सबूत मांगना, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण पर जोर देना, ये आज की साइंटिफिक इंक्वायरी का आधार है। वैज्ञानिक भी तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट यानी देखकर और करके ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। हाँ, सही बात है। बिना देखे किसी बात को मान लेना, ये अवैज्ञानिक माना जाता है। तो चारवाक का प्रमाण पर जोर आज के एविडेंस बेस्ड तरीकों जैसा है, जैसे कानून में होता है? हाँ, काफी हद तक। जैसे आज कानून में किसी को सजा देने के लिए ठोस सबूत चाहिए, सिर्फ अंदाजे या सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं होता। चारवाक की सोच इसी दिशा में थी। अच्छा, और दूसरा पॉइंट? दूसरा, सेक्युलरिज्म और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। चारवाक ने ईश्वरीय कानूनों, जन्म आधारित ऊंच नीच यानी जातिवाद और कर्मकांडों का खंडन किया। ये बातें आज के सेक्युलर कानूनों और मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों से मेल खाती हैं, जो धर्म या परंपरा की बजाय इंसान की गरिमा, बराबरी और भलाई को सबसे ऊपर रखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कर्ज लेकर घी पियो वाली बात, उसका आज की दुनिया से क्या कनेक्शन है? वो कैसे रेलेवेंट है? वो आज के कंज्यूमर कल्चर और लोन EMI वाली अर्थव्यवस्था से सीधी जुड़ती है। अच्छा, कैसे? आज लाखों लोग घर, गाड़ी, फोन और दूसरी जरूरी या आरामदायक चीजें कर्ज लेकर खरीदते हैं। क्यों? ताकि अभी इस्तेमाल कर सके, अभी सुख मिल सके। एग्जैक्टली। ताकि वो अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकें, आज सुख पा सकें। भविष्य में चुकाने की चिंता होती है, पर वर्तमान के आराम और जरूरत को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये चारवाक के इसी जीवन को बेहतर बनाओ वाले फिलॉसफी का ही एक आधुनिक रूप है,
चाहे लोग चार्वाक का नाम जाने या ना जाने। वाह, ये तो सोचा ही नहीं था इस तरह से। और एक और अहम बात आपने कही थी, सवाल पूछना। बिल्कुल, चौथा पॉइंट यही है, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, यानी सत्ता या स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना। चार्वाक ने बिना सबूत के किसी भी दावे को, चाहे वो कितना भी पवित्र या पुराना क्यों ना हो, मानने से इनकार कर दिया। आज के जमाने में जहां मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा है, हाँ बहुत है, वहां चार्वाक का ये संदेहवादी रवैया कि हर बात पर सवाल पूछो, सबूत मांगो, बहुत जरूरी है, बहुत रेलेवेंट है। आंख बंद करके किसी बात को मान लेना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये तो हुई भारत में रेलेवेंस की बात। क्या चार्वाक जैसे विचार सिर्फ भारत में ही थे या पश्चिम की दुनिया में भी ऐसी सोच मिलती है? देखिए, भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म और संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म तो दुनिया की कई सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। अच्छा। प्राचीन ग्रीस में भी एपिक्यूरस जैसे दार्शनिक थे जो सुख को जीवन का लक्ष्य मानते थे। लेकिन चार्वाक अपने भारतीय संदर्भ में यूनिक हैं, खासकर वेदों और कर्मकांडों के उनके सीधे विरोध के कारण। क्या पश्चिमी विचारों से कोई सीधी तुलना हो सकती है? जैसे आपने पहले शायद लीगल पॉजिटिविज्म का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, एक दिलचस्प तुलना पश्चिमी कानूनी सोच लीगल पॉजिटिविज्म से की जा सकती है। लीगल पॉजिटिविज्म? हाँ, ये कहता है कि कानून वो है जो इंसानों ने बनाया है और लागू किया है, न कि वो जो किसी दैवीय इच्छा या प्राकृतिक नैतिकता से आता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कानून क्या है, न कि क्या होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाल होने पर रुकना कानून है। क्यों? क्योंकि ये नियम बनाया गया है और तोड़ने पर सजा यानी चालान होती है। ये दिखने वाला तथ्य है। ये इसलिए कानून नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति ऐसा चाहती है। अच्छा, तो ये चार्वाक की तरह ही तथ्यों और इंसानी नियमों पर आधारित है। हाँ, दोनों ही ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स और इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों पर जोर देते हैं, न कि अदृश्य सत्ताओं या अमूर्त नैतिक सिद्धांतों पर। लेकिन एक बड़ा फर्क है। क्या? चार्वाक ज्ञान के लिए सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं और अनुमान को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। हाँ। जबकि लीगल पॉजिटिविज्म और आज का विज्ञान या कानून अनुमान यानी इन्फ्रेंस, तर्क यानी रीजनिंग और व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन को जरूरी मानते हैं, बशर्ते वो ठोस सबूतों पर आधारित हों। ये महत्वपूर्ण फर्क है। तो चार्वाक की सोच की कुछ सीमाएं या कमजोरियां भी मानी जा सकती हैं। लिमिटेशंस हाँ, मानी जाती हैं, बिल्कुल। पहली कमी तो ज्ञान के सिद्धांत में ही दिखती है, एपिस्टेमोलॉजी में। कैसे? अगर आप अनुमान को पूरी तरह नकार देंगे तो विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर बीमारी का अनुमान लगाते हैं। सही बात है। वैज्ञानिक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाकर प्रयोग करते हैं। हम सब दिन भर न जाने कितने अनुमान लगाकर काम करते हैं। हाँ, ये तो है। पूरी तरह सिर्फ प्रत्यक्ष पर निर्भर रहना अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। और नैतिकता के क्षेत्र में? दूसरी बात, नैतिकता के क्षेत्र में अगर सिर्फ अपने सुख पर ही जोर दिया जाए तो इससे एक्सट्रीम स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस पैदा हो सकता है और समाज के सामूहिक हित यानी कलेक्टिव गुड को नुकसान पहुंच सकता है। आधुनिक समाजों और कानूनों को व्यक्ति के सुख और समाज की भलाई के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। बैलेंस चाहिए। और कानूनी नजरिए से देखें तो? लीगल पर्सपेक्टिव से? कानूनी नजरिए से भी चार्वाक का सिर्फ प्रत्यक्ष को मानना बड़े लीगल सिस्टम्स के लिए नाकाफी है। कॉन्ट्रैक्ट कानून, संवैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये सब बहुत सारे अमूर्त सिद्धांतों यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, व्याख्याओं और तर्कों पर टिके होते हैं, जिन्हें सीधे देखा नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल। तो एक स्ट्रिक्ट चार्वाक फ्रेमवर्क शायद आज के जटिल समाजों के लिए प्रैक्टिकल ना हो। तो हमने देखा कि चार्वाक प्राचीन भारत के बहुत ही मुखर और साहसी विचारक थे, तर्कवादी, भौतिकवादी और संदेहवादी। उनका पूरा जोर प्रत्यक्ष ज्ञान, इसी जीवन के सुख और बिना सबूत के किसी बात को न मानने पर था। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि उनकी सोच की गूंज आज भी हमारे विज्ञान में, हमारे कानूनों में, हमारे समाज में, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई देती है। हाँ, और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो चार्वाक की विरासत आज भी जिंदा है। वो हमें याद दिलाती है कि स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना, हर दावे के लिए सबूत मांगना और इंसानी अनुभव और जरूरतों को किसी भी बाहरी सत्ता से ऊपर रखना कितना जरूरी है। शायद इसीलिए 14वीं सदी के महान विद्वान माधवाचार्य ने अपने ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक दर्शन का वर्णन करते हुए लिखा था, दुरुच्छेदम ही चार्वाक्यस्य चेष्टितम। इसका मतलब क्या हुआ? दुरुच्छेदम? इसका मतलब है
चारवाकों के किए धरे को, यानी उनकी सोच और प्रभाव को जड़ से उखाड़ना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, शायद नामुमकिन भी, क्योंकि जैसा एक स्रोत कहता है, ये लोकायत यानी लोगों में स्वाभाविक रूप से फैला हुआ दर्शन है। लोक आयत, लोगों में फैला हुआ। हाँ, इंसान कहीं ना कहीं अपनी सहज प्रवृत्ति से इस जीवन को, इसके सुखों को महत्व देता ही है, चाहे वो माने या ना माने। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। चारवाक ने सबसे ज्यादा जोर दिया प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन पर, जो हम सीधे अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो डिजिटल सूचनाओं, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में सीधे अनुभव या डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब क्या रह गया है? क्या जिस चीज को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या हेडफोन में सुन रहे हैं वो वाकई सच है? अगर चारवाक आज होते तो इस नए यथार्थ को, इस डिजिटल मायाजाल को कैसे देखते? ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है।